हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने डे 7 तक की घटनाओं को कवर किया था, या कहें डे 7 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। आज हमें डे 8 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, जिसमें हम देखेंगे संसदीय समितियां क्या हैं, संसदीय मंच क्या है और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ न्यायिक समीक्षा क्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के टॉपिक काफ़ी पसंद आएंगे, काफ़ी डेप्थ में हैं, तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी 2.0 की डे 8 है, जिसमें आज हमें संसदीय समितियां पढ़ना है, अर्थात लोक लेखा समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति क्या होती है, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको देखना है। संसदीय फोरम जो कि नया टॉपिक है, इसमें 1 से 2 लाइन बस देखनी है। और उच्चतम न्यायालय, इसको हमें काफ़ी डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आने की बहुत संभावनाएँ हैं। और न्यायिक समीक्षा को हमें बस ऊपर ऊपर देखना है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर हमने जितने भी टॉपिक हैं वहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप बात हमारी समझ गए। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले कई सारी जो समस्याएं लास्ट के वीडियो में हो गई थी, वो समस्याएं हम आपको सॉल्व कर देना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम आपकी क्लास ले रहे थे, तो क्लास में कई सारी चीज़ें हम आपको नहीं कराते। जैसे ये क्लास है, हम इसमें क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पार्ट हम आपको करा रहे हैं। आपको ऑलरेडी हमने बोला है कि हम ट्रेडिशनल पार्ट आपको कवर कराते हैं। कई सारे बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर इसमें आप करंट के भी इशू को ऐड कर दिया करें। तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते ही हैं, तो उसको यहाँ पे ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, रीज़न 2 है, क्योंकि वर्तमान में हमारी जो सरकार है, मोदी जी की गवर्नमेंट है जो इस समय, वो हर एक चीज़ को बहुत तेज़ी से बदल रही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इन क्लासेस में अगर उन चीज़ों को बदलते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिर आप बुक कोई पढ़ नहीं सकते हो, किसी भी पे आपको यकीन नहीं होगा। हाँ, कोशिश ये है, इसीलिए हम आपको क्या कहते हैं कि आप हमारी जो करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर की क्लासेस चल रही हैं, उनको ज़रूर कवर करें। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल के तौर पर रखें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अगर ख़त्म हो गया है तो भी आपसे पूछा जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही इशू आया था कि जैसे 104 जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें अनुसूचित जनजाति और जाति का जो आरक्षण बढ़ाया गया है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन है उन्हें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, अपडेट है, उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो एक तो ये आप वहाँ पे करेक्शन सही कर लेना। दूसरा करेक्शन की दिक्कत क्या आई थी, दूसरे करेक्शन की जो दिक्कत आई थी वो ये कि ऑलरेडी इस बुक में ही वो गलती दी थी। बुक में क्या दे दिया था कि सच्चिदानंद जो सिन्हा हैं, उनको 1921 में विधानसभा का जो बनाया गया उपाध्यक्ष वो बनाया गया था। वास्तव में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ठीक है, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। अब यहाँ पे मैं 2 बातें आपको और बता दूं। कई जगह पे विकिपीडिया में मिलता है कि ये पहले आईसीएस ऑफिसर हैं देश के। ठीक है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ठीक है, और उसमें जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ आपको मिलेगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर या सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबद्ध हैं। ठीक है, उनको फर्स्ट आईसीएस बनाया गया। तो ये बड़े कन्फ्यूजिंग वाले तथ्य होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा तो देगा नहीं सत्येंद्र नाम के 3 नाम दे दें, है ना, सिन्हा, ठाकुर, टैगोर, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सही करना है वो ये कि 1921 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद जो सिन्हा है ना, जिनको बनाया गया, ये आपके बनाए गए 1945 के बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा का अंतरिम सरकार से है। ठीक है, संबंध, और जो सत्येंद्र नाथ ठाकुर हैं ये आईसीएस से हैं, और ये जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये भी आईसीएस ऑफिसर रहे हैं, लेकिन इनका पूरी तरह से क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। हो सकता है सिन्हा को, ठाकुर को विकिपीडिया में हमारे जैसे ही लोग तो डालते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन एरर हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी आप जब क्लास 12 की उठा के देखेंगे, ओल्ड वाली, या ओरिएंट ब्लैंकस्टोन की जब बुक उठा के देखेंगे और उसमें 1857 का जो टॉपिक उठाएंगे और उसमें प्रशासनिक परिवर्तन देखेंगे और उसमें भी सिविल सेवा देखेंगे, तो आपको तीसरी से चौथी लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कई जगह पे मैंने सत्येंद्र नाथ ठाकुर ही देखा है, और मैंने एमसीक्यू में भी आपसे पूछा है।
तो आप यही करेक्शन मानना, इनको आप 1921 से मानना, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। सच्चिदानंद जो सिन्हा है वो 1945 में, सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा है वो 1921 में, ठीक है। अब लास्ट एक और कॉन्सेप्ट था जो दिक्कत उसमें हुई थी, वो ये कि मैंने उसमें आपको क्या बता दिया था, मैंने उसमें आपको विपक्ष के नेता की कहानी बता दी थी कि विपक्ष के नेता का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, ठीक है, ना ही संसदीय परंपरा है में है, मैंने ये चीज़ें आपको बता दी थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे मुझे बताना था विहिप के बारे में, ठीक है। तो विहिप का उल्लेख कहीं पे नहीं है, ठीक है, ना तो संविधान में है ना ही किसी उसमें नियम में है, बल्कि ये संसदीय परंपरा में निहित है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई भी बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट थे वो डाउट हमने आपके पूरी तरह से क्लियर कर दिए, ठीक है। तो इतनी बातें आप हमारी समझ गए। चलिए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे समझनी आवश्यक थी, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात और, आप में से कई सारे बच्चे बड़ा हमसे डरते हैं, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग हमसे डरते क्यों हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा बताएं, दुनिया में किसी से मत डरना, वो भी तब जब सामने वाला कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो, ठीक है। आप उसको चेक करो कि हाँ उसने गलती की है, आप उसको बताओ सहज भाव से कि सर आपने यहाँ पे एरर हो गई है। अच्छा, होता क्या है, एरर की जो बात है, तो आप में से अधिकांश बच्चे जानते हो कि हम आपको एक दिन में हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ाते हैं, करंट भी पढ़ाते हैं। तो माइंड को अच्छा तुरंत ही क्लास लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने आपको पॉलिटी पढ़ा दी तो 3 घंटे आराम किया फिर आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया, ऐसा नहीं होता ना, तुरंत पढ़ाना पड़ता है। तो कई बार दिमाग में हम जो आपको बता रहे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ कुछ और निकलती है और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जैसे मैंने कल ही करंट अफेयर जब पढ़ाया तो उसमें 1917 मैंने बोल दिया जलियांवाला बाग को लेकर, ठीक है, जबकि वो 1919 है। एक सज्जन महोदय ने हमें बता दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। जैसे कि आप में से कई देवियों ने हमें बताया था इस एरर के बारे में, ठीक है। और जो देवी जी हमको बता रही थी वो सोचे थी सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आप हमको डांटोगे। क्यों डांटेंगे भाई, हमने गलती की है ना। और दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि अगर आप गलती कर रहे हो, ठीक है, तो उस गलती को मानो। और मेरा यही उद्देश्य है कि आप अगर मेरी गलती मुझे बताएंगे तो हम उस चीज़ को मानेंगे। और ये सारी चीज़ें तो टेक्निकल होती हैं ना, ऐसा तो होता नहीं। अगर हम आपको ऑफलाइन क्लास ले रहे होते, हाँ, तो आप में से तुरंत एक बच्चा कह देता तो मेरे दिमाग में ठनकता, हाँ 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 गलती हो गई, है ना। तो आप में से जिसको भी जो लगा करें, चाहे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें या हमें पर्सनली बता दिया करें, ताकि हम फिर वो गलती को सुधार के मैसेज को पिन कर दें और बच्चों को बाकियों को लाभ मिल जाए। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि एरर ना हो, लेकिन थकान की वजह से और थोड़ा सा मतलब वॉइस की वजह से, मतलब बोलने में और कहानी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो जो भी ऐसी मिस्टेक आया करें उसे आप हमें बताया करें और उसे अवॉइड किया करें। और अगर समझ जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे समझ ही गए कि हाँ 1917 नहीं, हाँ 1919 होगा, और जो नहीं समझ पाते हैं वो बता दिया करें, ठीक है। उसमें हमें कोई नाराजगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस यही कि गलत आप भी मत बताना। जैसे कि आप में से जिन बच्चों ने बताया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में और सच्चिदानंद सिन्हा को बताया था उन देवी जी ने कि दोनों में है, ठीक है। बट मुझे क्योंकि ये लग रहा था कि मैंने एक ऐसी कोई बुक तो पढ़ी थी जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों दिया था, तो मैंने फिर उसको बहुत चेक किया। और 1 घंटे बाद चेक करने के बाद, क्योंकि विकिपीडिया भी एक ही चीज़ दिखा रहा था, तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हो। मैंने चेक किया, अरे ये तो मर गए थे इसके बाद, तो सच्चिदानंद सिन्हा कैसे बन गए ये फिर, है ना। तो वही बात है। तो आप लोग बताएं, कोई भी हमारी गलती हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये हो कि जो भी गलती हो उसका प्रमाण भी साथ में दें कि हाँ सर यहाँ पे ये गलती आपकी हुई है, इस जगह पे यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। और तहजीब से, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं अरे मास्टर तुम बड़ा गलत पढ़ाते हो। हालांकि मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही होता है ना, गलतियाँ सबसे होती हैं। आप भी अगर क्लास रिकॉर्ड करेंगे आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है, जो पहला टॉपिक है वो है संसदीय समितियों के बारे में। हमने आपको लास्ट में संसद को पढ़ाया था बहुत ही डिटेल और डेप्थ में, ठीक है। तो आपने देखा था कि संसद में कई सारे विधेयक आते हैं, ठीक है। विधेयक का मतलब किसी भी चीज़ को लेकर कोई कानून बनाना होता है। एक बात और बताएं आपको, आप लोगों में से अधिकांश बच्चे जब आर्टिकल और एडिटोरियल पढ़ते होंगे ना कहीं पे, तो गलती आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, बिल पर बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हो। मान लो कोई विधेयक आया है, ठीक है,
तो आप उसके एक एक प्रोविजन रट डालते हो, याद कर लेते हो। ये नहीं करना होता है। जब तक, ध्यान देना, यूपीएससी कभी भी बिल पे क्वेश्चन नहीं पूछती है। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है एक्ट पे, अगर पूछेगी तो जब ये बिल एक्ट बन जाए तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इस समय ओबीसी को लेकर इशू चल रहा है, ठीक है, तो ओबीसी को लेकर इशू चल रहा है, डिबेट चल रही है, अभी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही आपको याद करना है, ना ही आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है? जब ये एक्ट बन जाए, जब संशोधित होके एक्ट बन जाए तब आप उस प्रोविजन को पढ़ें, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए। तो वही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो बिल होता है, ठीक है, जब वो संसद में आता है, संसद में जब अलग अलग नेताओं के द्वारा, सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों दोनों का अर्थ समझते होंगे। सरकारी का मतलब होता है जो मंत्री में होता है, और जो गैर सरकारी जो मंत्री नहीं होता, आम एक सांसद होता है, वो जब पेश करते हैं, ठीक है, और बिल जब एक सदन में पास हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पे भी वो पास हो जाता है, तो उसके बाद उस बिल की स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। उस प्रूफ रीडिंग को करने के लिए ही कई समितियों का गठन किया जाता है। ध्यान देना, पूरी स्टोरी समझ जाओगे, कहानी अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। कई समितियों का गठन किया जाता है ताकि वो उस बिल को सही से चेक करें और उसको देखें कि उसमें क्या गलतियां हैं और क्या सही है, ठीक है। तो वो समितियां गठित की जाती हैं। अब जो समितियां गठित की जाती, मान लो तुरंत बिल को चेक करना है, तो उसके लिए जो समिति गठित की गई पर्टिकुलर उसी बिल के लिए, वो कहलाती है तदर्थ समिति। तदर्थ का मतलब तुरंत, मतलब उसी समय के लिए, मतलब अस्थायी, ठीक है। दूसरी जो समिति होती है वो होती है स्थायी। इसका मतलब ये हमेशा बनी रहेंगी। ये कॉमन समितियां हैं, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगी, कभी किसी तरह से विघटित नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन तदर्थ समितियों का जो भी काम होगा, जैसे ओबीसी का बिल आया, ठीक है, तो ओबीसी का देखो, आप लोग ये तो नहीं सोचते हो ना कि जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। मेरी भावना ये नहीं है और मैं इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ, ठीक है। आप मेरे से पोटी भी उठवा लोगे, मैं उठाने को तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर ही मानना, क्योंकि ये टॉपिक है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कई बार बच्चों को लग जाता है ना, जैसे मैं ब्राह्मण कई बार बोलता हूँ, ठीक है, क्षत्रिय बोलता हूँ, है ना, कई बार कुछ बोलता हूँ, तो उन चीज़ों से ऊपर उठना हमेशा, ठीक है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपकी भावनाओं को हर्ट करना या आपकी कैटेगरी या आपके वर्ग को लेकर कुछ बताना नहीं होता है, ठीक है। मेरे लिए सभी इक्वल हो, हर एक, मेरा एक ही मतलब है आपसे। जब मैं आपसे पूछूं आप कौन, तो आप इंडियन, ठीक है, आपका नाम, आप इंडियन, बस। आगे क्या लगाते हो, पीछे क्या लगाते हो, उससे मुझे रत्ती भर भी मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। और ये मेरी पर्सनैलिटी नॉर्मल लोग जानते हैं, जिनको मेरे बारे में पता है, ठीक है। तो ओबीसी के बारे में जो बिल आया, तो उसके लिए तदर्थ समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन धन विधेयक से रिलेटेड या किसी पैसे से रिलेटेड अगर कोई बात होगी, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा। जो स्थायी समितियां ऑलरेडी विद्यमान हैं, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हम समझ गए। तो ओबीसी के लिए तदर्थ आया। अब जब ओबीसी बिल की पूरी स्क्रूटनी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, तो फिर ये तदर्थ समिति समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इनसे फायदा क्या होता है? इनसे फायदा ये होता है कि ये समितियां क्या करती हैं, संसद का जो बहुत बड़ा काम है, ऐसा तो है नहीं केवल संसद एक ही काम करती है। जैसे सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं मेरा एक ही काम है केवल आपको पढ़ाना, और भी काम है जो मुझे करने होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उनको पढ़ाई से थोड़ा हट के करता हूँ। अगर मैं आपको 18 घंटे अपनी स्टडी में देता हूँ, तो केवल अपने जो पर्सनली काम है वो 3 घंटे के आसपास करता हूँ, ठीक है। तो वो जो काम है 18 घंटे के, इनको करना है, तो इसके लिए हम कई सारे लोगों को लाते हैं, टीम बनाते हैं, ठीक है। कोई हमारी पीडीएफ बना रहा, कोई हमारे लिए पीडीएफ के लिए स्कैनिंग कर रहा, कोई आपके कमेंट का जवाब दे रहा, तो अलग अलग लोग बनाए, ठीक है। कुछ को हमने टेम्परेरी हायर किया, जैसे सपोज कीजिए हम ऐप बनवा रहे हैं अपना, ठीक है, तो ऐप के लिए हमने क्या किया, टेम्परेरी किसी को, मतलब तदर्थ रूप से हमने किसी को नियुक्त किया कि भाई मेरा ऐप बना दो। उसने कहा साहब 4 महीने में बन जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब ऐप बन जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा उस टीम का, ठीक है। लेकिन जो हमारी मैगजीन बनाने वाले होंगे वो तो परमानेंट रहेंगे ना, उनको हम बोलते हैं स्थायी, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा डेप्थ में याद नहीं रखना है, ठीक है।
अब जो तथ्य हैं बस उनको याद रखिए, क्या कि भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संदर्भों में उल्लेख है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनको मेंशन किया गया है, बट इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रोविजन निहित नहीं है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा संसदीय समितियों के संदर्भ में, नंबर 1 भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अलग अलग स्थानों व संदर्भों में किया गया, नंबर 2 इसके गठन से संबंधित एक पूरी प्रारूप प्रक्रिया का वर्णन किया गया, नंबर 3 ठीक है ये स्थायी समितियां। तो आप बता दोगे कि साहब इसमें जो दूसरा है ना, ये बातें इसमें नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है कि एक संसदीय समिति होती कौन सी है, ठीक है। तो ये तथ्य आप देखना क्या है, जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित होती है अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नॉमिनेट करते हैं। मतलब संसदीय समिति की जो हेड होता है या संसदीय समिति को जो गठन करता है, क्या राष्ट्रपति करता है? नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर करता है? नहीं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति या कहें मोटे तौर पर उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगली बात, जो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है, मतलब जैसा लोकसभा अध्यक्ष कहेगा वैसे ही वो अपने वर्क को परफॉर्म करेगी। नंबर 3, जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अब यहीं पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका 2016 में आया हुआ प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को सौंपती है, जिसका एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो समितियां हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं। ध्यान देना, जो समितियां हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष उनसे रिपोर्ट लेता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन आपको दिया था कि राष्ट्रपति महान्यायवादी के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रपति ने महान्यायवादी कह रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट के बारे में, अन्य रिपोर्टों के बारे में, ठीक है, साथ ही लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को वो थोड़ा ना रखवाता है। लोक लेखा समिति किसके लिए? लोकसभा अध्यक्ष के लिए, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट वो नहीं रखवाता है, बाकी वो सबकी रिपोर्टें रखवाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। क्लियर? सदन के पटल पे कौन रिपोर्ट रखवाएगा? लोक लेखा की, वो लोकसभा अध्यक्ष, ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्यों से गठित की जाती है, लेकिन ये संसदीय समिति नहीं होती क्योंकि ये उपयुक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। आपको क्वेश्चन दे देगा निम्न में से संसदीय समिति कौन है कौन नहीं है, और आपसे क्वेश्चन दे देगा क्या परामर्शदात्री समिति है, तो आप बता देना साहब नहीं है। अब वही बात जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि स्थायी क्या होते हैं अस्थायी क्या होते हैं, आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा तो इसलिए याद मत रखना, ठीक है। स्थायी समितियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं वित्त समितियां। एक तो क्वेश्चन आपसे यहीं पे बन जाएगा कि निम्न में से कौन कौन सी वित्त समितियां हैं, ठीक है। तो 3 हैं टोटल, एक लोक लेखा, एक प्राक्कलन और एक सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति, ठीक है। वित्त का मतलब फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनकी रिपोर्ट को ये मेजर करते हैं, उनको एक तरीके से रिसर्च करती हैं और उस पर अपनी रिपोर्ट जारी करती हैं। बाकी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी अन्य समिति के बारे में, ठीक है। तदर्थ समिति को आपको नहीं याद रखना, वही मैंने आपको बताया समय समय पर गठित की जाती है। अब वही होता है ना, इतनी फालतू की चीज़ें हम याद क्यों करते हैं जब पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो नहीं पूछेगा तो हमें नहीं याद रखना है। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए अब देखते हैं वित्तीय समिति, जहां से हर बार यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है, और इस बार भी इसलिए पूछेगी क्योंकि लोक लेखा समिति के 100 वर्ष हो गए, 1921 और 2021, ठीक है। तो ऐसी बातों पर तो यूपीएससी बड़ा फोकस करती है। आपको इसमें बस जो बातें याद रखनी है वो क्या, कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, बल्कि कौन होता है? विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, यानी कि 15 और 7, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से, ठीक है। और इसे क्या आज़ादी के बाद गठित किया गया था? नहीं, इसे आज़ादी के पहले ही 1919 के अधिनियम में जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है उसके अंतर्गत इसे गठित किया जा चुका था, ठीक है।
तो ये बातें आप याद रखना। आपसे क्रम लगाने को भी दे सकता है कि लोक लेखा समिति का गठन, प्राक्कलन समिति का गठन, तो आप बताओगे लोक लेखा साहब टॉप पे है, ठीक है। इस समिति का गठन 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ, तब से ये अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 मेंबर हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य इसके मेंबर हैं, ठीक है। खास बात क्या है कि सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है, ध्यान देना, मंत्री का निर्वाचन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मान लो पर्यावरण मिनिस्टर का इसमें वो कर दिया गया और लोक लेखा समिति पर्यावरण से रिलेटेड इशू को ही डील कर रही है, तो ये अगर वहां पे समिति में अध्यक्ष होगा या उस सदस्य होगा तो ये तो उसके विरोध में वोट देगा ना, फिर तो पार्शलिटी रहेगी नहीं, पारदर्शिता रहेगी ही नहीं। तो उस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मंत्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से में की जाती है, ठीक है। भारत के संविधान में परंपरा बन गई है कि विपक्षी दल का नेता ही इसका वो रहेगा, ठीक हो। वैसे ये कहीं मेंशन नहीं था कि विपक्षी दल का रहेगा कि अध्यक्ष का रहेगा, पार्टी का, बिल्कुल भी नहीं। माना ये जाने लगा कि एक काम करते हैं, प्राक्कलन में तो हम ऑलरेडी जो पक्ष का होता है उसे रखते हैं, लेकिन जो लोक लेखा है उसमें किसी विपक्षी को ही रखते हैं, ठीक है, ताकि बैलेंस हमारे संविधान में बना रहे। तो ये परंपरा से चला आ रहा है, तो ये बात याद रखना। अब ध्यान देना, समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच और राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जब राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, तो उस पर जो भी चीजें जांच होती हैं, ठीक है, जैसे विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा, सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा, ठीक है, तो राष्ट्रपति की इन लेखा परीक्षाओं की वो जांच करता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति संसद के पटल पर कैग की जो रिपोर्ट रखवाता है उसको ऑडिट किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा एक तथ्य की, वो ये कि समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि इकोनॉमी को ध्यान में रखकर अतिरिक्त समझदारी और वियोग तथा उपयुक्तता के दृष्टिकोण से करती, ताकि जो फालतू का पैसा है वो किसी तरह से खर्च ना हो, ठीक है। अगली बात है यहाँ पे क्या कार्य है, केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करने के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करना इसका कार्य होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खास बात एक और है कि स्वशासी अर्ध स्वशासी निकायों की लेखा की जांच, जिनका लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा किया गया है, उसको भी ये एक तरीके से ऑडिट करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल गवर्नमेंट के ही इशूज़ को डील करती हैं, सबके करती हैं नॉर्मली, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गए। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके की दार्शनिक पथ प्रदर्शक की भूमिका में काम करती है, मतलब मित्र के रूप में, किसके, कैग के, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये कैग के मित्र दार्शनिक व पथ प्रदर्शक की भूमिका में काम करती है। इसमें संसदीय परंपरा के अनुसार विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसे चुना जाता है, इसमें किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, इसमें 22 सदस्य होते हैं। निम्न में से किस समिति की बात की जा रही है, तो बता दोगे आसानी से, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये बातें समझ के, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई क्वेश्चन की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे प्राक्कलन समिति के बारे में। देखो, नॉर्मल सी बात, ये तो आपको पता होगा ना इसी के बारे में लोक लेखा में, कि कैग ने रिपोर्ट जारी की, तो कैग क्या करता है, जब कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, मतलब घाटा हो गया, तभी तो कैग रिपोर्ट जारी करता है। अब सोचो लोक लेखा क्या करेगी, पहले जांच करेगी कि बाद में, वो भी तो उसके एक कदम बाद ही करेगी ना। तो मतलब ये सब परीक्षण करती है कि एक बार पैसा खर्च हो गया, उसके बाद लोक लेखा समिति ने देखा, तब उसने इस चीज़ की बात की, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राक्कलन समिति ये 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति के रूप में से देखा जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त पर पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश में 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, ठीक है। जॉन मथाई जो उस समय थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। वैसे तो इसमें 25 मेंबर थे, लेकिन अब इसमें कितने मेंबर हैं, 30 मेंबर। और खास बात क्या, जो 30 मेंबर हैं वो सब के सब लोकसभा से होते हैं, अर्थात इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। खास बात एक और है
कि इसमें जो चुनाव होता है वो लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है क्या होती है। और 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। क्या मंत्री कोई होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? लोकसभा ही करेगा। और यहाँ पे खास बात क्या होती है? सत्ताधारी दल का नेता होता है। अब दोनों में डिफरेंस कर लो। वहां पे 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7, ठीक है। नेता कौन होता है? वहां पे अपोजिशन का होता है, ठीक है। कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। कार्यकाल 1 वर्ष का, ठीक है। करती क्या है? कैग की रिपोर्ट का ऑडिट करती है। मित्र है, मार्गदर्शक है। प्राक्कलन में क्या है कि इसमें 30 मेंबर है कि कहां से? सारे के सारे लोकसभा से, ठीक है। क्या इसमें विपक्ष का नेता होता है? नहीं, पक्ष का नेता होता है। मंत्री हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कब गठित हुई? 1950 में पहली बार। इसको कब गठित किया? 1920 में, 21 में, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे याद हो गई। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका काम क्या है, क्या काम नहीं है, इस पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती। फिर वो हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है यूपीएससी आपसे पॉलिटिकल साइंस थोड़ा ना पढ़वा रही है, ठीक। अगला आता है सार्वजनिक उद्यम समिति। ये भी एक तरीके की वित्तीय समिति है। 1964, अब आप क्रम लगा सकते हो ना, लोक लेखा पहले, फिर उसके बाद प्राक्कलन, फिर सार्वजनिक उद्यम। तो बिल्कुल वही, ये 1964 में गठित हुई थी। कृष्ण मेनन की समिति के पहली बार 15 सदस्य थे। अब इसमें कितने हो गए? 22 सदस्य, ठीक है। मतलब ये एक तरीके की लोक लेखा समिति की तरह ही है, 22 सदस्य हैं, ठीक है। खास बात यहाँ पे क्या होता है कि इसमें प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष में किसी एक को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। खास बात क्या? इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। मोटे तौर पर समझ गए कि केवल और केवल लोक लेखा समिति है जिसमें आप विपक्ष के नेता को इसका अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का नेता अध्यक्ष नहीं होता है सार्वजनिक उद्यम समिति में, ठीक है। 1 वर्ष का कार्यकाल इसका भी होता है, 1 वर्ष का उसका भी था। मंत्री इसमें भी नहीं, मंत्री इसमें भी नहीं। इसमें भी 15 और 7 सदस्य होते हैं, यानी कि 22 होते हैं। प्राक्कलन में कितने होते हैं? 30 होते हैं। लोक लेखा में कितने होते हैं? 22 होते हैं। दोनों सदनों से होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। बाकी की फालतू की चीज़ें हैं, आप कुछ भी मत याद रखिए। किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो आपको इतने ऑप्शन से ही आंसर आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं आएगा कितनी समितियाँ हैं, कितनी नहीं है, किस किस की समिति का गठन किया गया है, किस किस समिति का गठन नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, बस आपको इतना बस पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालयों से रिलेटेड, ठीक है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड यहाँ पे समिति का गठन इंडिविजुअल रूप से नहीं किया गया। जैसे ये तो किया गया ना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए अलग से नहीं किया गया, ठीक है। जैसे कोयला, इस्पात, ये सारी चीज़ें हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंतर्गत ही इनको डील किया जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी समितियां हैं, एक ही बार यूपीएससी ने पूछा है तो वही है, उसको अवॉइड करिए, उसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो कोई काम का नहीं है, अलग से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। नियम का मतलब होता है नियम बनाती है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना। सलाहकारी समिति क्या है? सलाहकार करती होगी, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। ये एक तरीके का नया मतलब कॉन्सेप्ट है फोरम का, संसदीय मंच का। तो क्या है इसमें? बस 2 से 3 बातें आपको याद रखनी है। पहले तो मैं इसको नहीं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अब मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो पहला क्या है कि 2005 में पहला संसदीय फोरम या जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर गठित हुआ। 7 अन्य फोरम भी गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 8 फोरम हैं, देख लेना। मेंस का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण प्रबंधन पर राष्ट्रीय संसदीय फोरम, बच्चों पर संसदीय फोरम, जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर, भूमंडलीय उष्णता, आपदा प्रबंधन, ठीक है, शिल्पकारों, दस्तकारों, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों पर, ठीक है। ये संसदीय फोरम है। फोरम का संगठन क्या है? सभी फोरम के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आपको यहाँ पे ही क्वेश्चन घुमा देगा कि सभी फोरमों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। मतलब इतनी बार देखो मैं बता रहा हूँ, कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा है, तो मोटे तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना कि भाई साहब किसी भी समिति का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अब वो वाली समिति और यहाँ पे समिति में तुलना मत कर देना। वो मंत्रिमंडलीय समितियां अलग हैं और ये समिति अलग है, ये संसद की समिति है। वो मंत्रिमंडलीय समितियां थी जिसमें होम मिनिस्टर भी था और आपके कौन थे? प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप तुलनात्मक अध्ययन या अंतर मत करना, ठीक है।
तो सभी फोरमों के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अपवाद है जनसंख्या पर गठित फोरम तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम जिनके पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति, मतलब सभी के तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन दो ऐसी समितियां हैं जैसे जनसंख्या पर और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, इसके राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक हालांकि पूछा नहीं गया, तो पहले तो बेसिक वाला ही पूछेगा, तो बेसिक वाला जब आएगा तब आएगा, है ना, तभी उससे डेप्थ में आएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एससी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो उम्मीद है आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी इशू हैं आपके दिमाग में वो भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको हमने जब सुबह कह रहा हूँ, जब आपको हमने पार्ट 1 पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपको 2-3 चीज़ें पढ़ाई थी। क्या हमने आपको पढ़ाया था कि एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका के बारे में हमने आपको एक ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, और हमने कहा था कि ये एक हायरार्की सिस्टम होता है, अर्थात नीचे जो होंगी वो ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय के बाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के बाद सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अर्थात जो डिसीजन यहाँ से अपील किया गया, इसने नहीं सुना, दूसरे को भेजा, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ना, वास्तव में इसी को हम कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, जबकि अमेरिकी संविधान में क्या था, अमेरिकी संविधान में उसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय ही था, वहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ स्टेट का अपना वो सिस्टम है, ठीक है, और केंद्र का अपना एक सिस्टम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान में सर्वोच्च न्यायालय हाई पे होता है। ठीक है, वहाँ पे सारी पावर जितनी होती है वो सर्वोच्च न्यायालय में होती है, और सर्वोच्च न्यायालय बहुत शक्तिशाली है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ब्रिटेन में संसद है, भारत में संविधान है, तो उसी तरीके से अमेरिकी संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको बहुत पावर है। इसीलिए आप देखना, न्यायिक सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है या न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा, ये सब अमेरिका से आया है। ठीक है, न्यायपालिका से रिलेटेड अधिकांश इशू अमेरिका से ही हैं। ठीक, तो अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय हैं। ठीक है, कौन कौन से अधीनस्थ न्यायालय हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यहाँ पे 2 बातें और बता दें। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साहब 1773 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने उच्चतम न्यायालय का गठन किया था। वो कहाँ पे बना था आपको पता है? वो बना था कोलकाता में। वो ध्यान देना, वो उच्चतम न्यायालय इसलिए नहीं था कि आज का उच्चतम न्यायालय है। वो उच्चतम न्यायालय वास्तव में वहाँ का नाम था ब्रिटेन का, कि ये सबसे बड़ी उच्चतम न्यायालय की बॉडी है। और इसमें कोलकाता जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें क्या होगा, जो मद्रास है और जो बम्बई है वो प्रेसिडेंसियाँ वहाँ पे अपनी सुनवाई करवा सकती हैं। ठीक है, ध्यान देना, एलिजा एम्पेजेस के थे। लेकिन इस पे एक सीमा क्या थी कि इसमें जो भी इशू अगर आपको पसंद नहीं आया है उसकी अपील आप प्रीवी काउंसिल में कर सकते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब मराठा पढ़ते होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो वहाँ पे नाना फडणवीस के बारे में जब आप पढ़ते हैं, और नाना फडणवीस के साथ साथ उस समय जब बाजीराव के बारे में आप पढ़ते हैं, रघुनाथ राव के बारे में जब पढ़ते हैं, तो उसमें यही इशू आता है कि रघुनाथ राव क्या करता है कि मुंबई के उससे जाके समझौता कर लेता है, जो नाना फडणवीस है वो चले जाते हैं कलकत्ता। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों के मध्य टसल हो जाती है, और फिर वो जो बम्बई का गवर्नर है वो कहाँ चला जाता है, प्रीवी काउंसिल पे। समझ गए? तो उस समय जो हायरार्की थी वो प्रीवी काउंसिल में थी। ये एक सबऑर्डिनेट यानी कि कहें अधीनस्थ एक तरीके का उच्चतम न्यायालय था। ठीक, क्या वास्तव में यही 1773 का उच्चतम न्यायालय भारत में है? नहीं जी, 1773 का उच्चतम न्यायालय भारत में नहीं है। भारत में 1935 के संविधान में जिस संघीय न्यायालय की बात की गई वो संघीय न्यायालय है। ठीक है, भारत में जो है, तो ये जो उच्चतम न्यायालय बना था ये कब बना था, मतलब इसी संघीय न्यायालय से संबंधित है। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1950 समथिंग 25 जनवरी को इसका हुआ था। ठीक है, गठन आपसे नहीं पूछेगा। तो ये 1935 के अधिनियम से प्रेरित है, ना कि 1773 के।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बच्चे उच्चतम न्यायालय और संघीय न्यायालय में डिफरेंस नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो जो 1773 का अधिनियम है ना, उसी के अंतर्गत ये हुआ। ठीक, तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, जब ये बातें आपकी क्लियर हो गई, तब बात आती है इससे आगे की, कि आखिरकार उच्चतम न्यायालय को संविधान के किस पार्ट में दर्शाया गया है। तो इसे संविधान के भाग 5 में दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान देना, यूपीएससी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था 2019 के पेपर में, वहाँ पे एक आर्टिकल देकर इसने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अगर आपको यही पता होता कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 के मत है, तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अब आपसे गलती नहीं होगी। ठीक, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 1935 के अधिनियम से इसको प्रेरणा मिली थी। हाँ, ये बात अलग है कि 1935 के अधिनियम में जो संघीय न्यायालय की बात की गई थी, उसमें खास बात ये भी थी कि उसकी अपील को आप प्रीवी काउंसिल में कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है वो सर्वोच्च है। मतलब इसके बाद आप कोई अपील देश के किसी भी और न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, या पड़ोसी देश में जाकर आप नहीं करने जा सकते। ठीक है, तो इसमें प्रीवी काउंसिल के प्रोविज़न की बात नहीं है। ठीक है, आपसे इस पे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इतनी भूमिका पता होना चाहिए। अब बात आती है जहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इस समय भारत में 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, आपने दो नाम सुने होंगे, जज और जस्टिस। ठीक है, जज जो होता है इसको हमेशा उच्च न्यायालय के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है, हाई कोर्ट के बारे में, है ना। हाई कोर्ट के जज आप हमेशा बोलते होगे ना, हाई कोर्ट के जज। जस्टिस जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, और एक और बात बताएं, कई बार मिस्टेक ये होती है कि लिखने वाले और बताने वाले हमेशा जज ही यूज करते हैं, और जस्टिस सिर्फ किस पे? चीफ जस्टिस पे करते हैं। जबकि जस्टिस जो वर्ड है ये सुप्रीम कोर्ट के सभी जो न्यायाधीश हैं, जो 34 न्यायाधीश हैं, उनके लिए होता है, और जो जज शब्द है ये आपका हाई कोर्ट के लिए होता है। नॉर्मल के लिए आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। मूलतः कितने थे? मूलतः 8 थे, वर्तमान में 34 हैं। कब बढ़ा कब घटा इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगली खास बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं अन्य न्यायाधीशों व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है। ठीक है, वो सिस्टम क्या होता है? उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आपसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑलरेडी NJAC समाप्त हो चुका है, तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आप समझ गए राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, यहाँ तक कि उसके चीफ जस्टिस की। ठीक है, सरकार ने क्या किया था 2014 में, उसने 2014 में कह रहा हूँ, 2014 के पहले 99 अमेंडमेंट लेकर आई थी। ठीक है, 2014 में तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग जो गठन किया गया था उसे गठित किया था। ठीक है, उसका काम ये था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको हटा के इसकी जगह पे NJAC के अंतर्गत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सके, ताकि सरकार अपना उसमें दखल अच्छे से निभा सके। ठीक है, लेकिन वही बात थी, सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो आप NJAC एक्ट लेकर आए हो ये असंवैधानिक है, अतः इसे समाप्त करते हैं। ये संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ये बाधित करता है, अतः हम इसे यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो जब इसके समाप्त करने की बात आई तो उसने इसे समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद ठीक है ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 99 अमेंडमेंट किससे संबंधित है, 97 किससे संबंधित है, 100 किससे संबंधित है, 101 किससे संबंधित है, 102 किससे है, 103। ठीक है, तो आपको मैं सारे बता देता हूँ। 99 NJAC से, 97 सहकारी से, 100 बांग्लादेश से, 101 GST से, 102 किससे? पिछड़ा वर्ग आयोग से, और 103 किससे? EWS से। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी ही बातें आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अब जब इतनी बातें आप समझ गए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि फोर्थ जज केस क्या है, सेकंड जज केस क्या है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी हो गई। चलिए, जब इतनी बातें हो गई तो अब हम देखते हैं इसके आगे की स्टोरी क्या है। वो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। योग्यताएं क्या हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक का वहां का वकील होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे 5 साल और 10 वर्ष है, जबकि जब हाई कोर्ट की बात आएगी तो दोनों में 10-10 साल होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। राष्ट्रपति के मत में वो सम्मानित न्यायविधि होना चाहिए। न्यायवादी मतलब वो एक तरीके से बहुत ही अच्छा न्यायिक विशेषज्ञ हो अदालती केस का, ठीक। जबकि ये जो कंडीशन है ये आपकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नहीं लगती है। उच्च न्यायालय जब मैं बोलूँ हाई कोर्ट, उच्चतम बोलूँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी कि उच्चतम बोलूँ हाँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये बातें याद रखना, मतलब कई बच्चे उच्च को ही उच्चतम मान लेते हैं और ऑप्शन में यूपीएससी में ये भी गड़बड़ी करके हैं। मैं तो जानता हूँ ना, क्योंकि जब बच्चों का टेस्ट लिया जाता है तो ये बातें बहुत कमियाँ निकल के आती हैं, ठीक। तो आप इतनी बातें समझ गए कि ये राष्ट्रपति के संबंध में सम्मानित न्यायविधि होना चाहिए, जबकि उच्च न्यायालय के संदर्भ में ऐसा नहीं है, ठीक। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। मतलब किसी भी व्यक्ति को कम से कम उम्र हो, 55 हो, 50 हो, किसी को भी हम उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रोविजन नहीं किया गया है। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाता है। ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ा ही है, ठीक है। क्या शपथ लेगा, भारत के संविधान की शपथ लेगा। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वेतन एवं भत्ते काफी इंपॉर्टेंट हैं। किस पर पारित होते हैं, संसद की संचित निधि पर, यानी कि भारत की जो संचित निधि है उस पर वेतन एवं भत्ते भारित होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हैं। क्या जो संचित निधि है क्या उस पर वोटिंग हो सकती है, नहीं साहब, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। क्या वित्तीय आपातकाल में इनको कम किया जा सकता है, संसद द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान होता है, बाकी वैसे मतलब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो अब बात आती है कार्यकाल और निष्कासन के बारे में। कार्यकाल और निष्कासन क्या है। न्यायाधीशों का कार्यकाल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं तय। ये लाइनें बहुत बेहतरीन होती हैं जिसपे क्वेश्चन बनता है। इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है, इसकी न्यूनतम आयु निर्धारित है, तो दोनों भाई साहब नहीं है, ठीक है। इतना बस कहा गया कि हाँ 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा, उससे पहले चाहे तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे या संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हटा दे। संसद की सिफारिश का मतलब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाए। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया आप यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति वाले में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीपक मिश्रा पर महाभियोग आया था, ठीक है ना। आप में से शायद जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको पता होना चाहिए। 2017 और 18 के समथिंग ये न्यूज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, ठीक। तो क्या है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसी के पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब संसद द्वारा ऐसा सत्र में संबोधन किया गया हो। इसके लिए क्या है कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 विशेष बहुमत का यही मतलब होता है, समर्थन प्राप्त होना चाहिए और उसे हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार होना चाहिए, ठीक। खास बात क्या है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है, ठीक। क्या कहता है, कहता है कि किसी भी न्यायाधीश को अगर आपको हटाना है तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर वाला पत्र अध्यक्ष को या सभापति को सौंपें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्यसभा में तो इनके पास विपक्षियों के पास 50 थे, लेकिन लोकसभा में 100 नहीं थे, तो इसलिए लोकसभा में पास ही नहीं हुआ। और लोकसभा में इसलिए भी नहीं पास हुआ, क्यों, क्योंकि अध्यक्ष ने इसको अस्वीकार कर दिया था। मैंने आपको बताया था
कि अध्यक्ष और सभापति के पास ये एक मजबूत पावर होती है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या उसे अस्वीकार करके समाप्त कर दें, और जो ही वो उसे अस्वीकार करते हैं वो अपने आप पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उसे जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति के पास भेजा जाता है। आज तक हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। हाँ, कुछ के ऊपर आया जरूर था लेकिन लगाया नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित हो, तो बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको बताऊं इसकी प्रोसेस क्या है। 100 सदस्य मान लो लोकसभा के, 50 मान लो राज्यसभा के। इन्होंने कहा कि हम महाभियोग लाना चाहते हैं, तो बोलेंगे ठीक है ले आओ। अब वो प्रस्ताव आ गया, अब उस प्रस्ताव पे वोटिंग होगी। तो पहली वोटिंग मान लो राज्यसभा में हुई तो उसके 2/3 मेंबर ने पास कर दिया। फिर वही लोकसभा में गया, लोकसभा अध्यक्ष ने उस बिल को देखा और उसको अनुमति दे दी। वहां पे भी 2/3 में होना चाहिए, और ये बहुत टिपिकल पोजीशन होती है कि दोनों 2/3 में 2/3 हो जाए, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो ये बातें समझ के बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वी रामास्वामी के लिए आया था लेकिन वही बात है कि पारित ही नहीं हो पाया था। ठीक है, कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यानी कि मुख्य न्यायाधीश, वो किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। या संसद आपको दे देगा, तो बिल्कुल भी राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है, तदर्थ का मतलब समझ गए, तुरंत। ठीक है, होता क्या है कि कई बार जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो भारत के राष्ट्रपति को ये लगता है कि न्यायाधीशों की संख्या कम है तो केस बढ़ रहे हैं, तो उन पेंडिंग केसेस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर उसे नियुक्त करेगा। अंतर समझे, तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और कार्यकारी को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। ऐसा वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ठीक है, मंजूरी लोगे लेकिन नियुक्त कौन करोगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, तदर्थ का मतलब वही, जब काम खत्म हो गया तो फिर उसे हटा दिया गया। ठीक, कोरम का वही मतलब होता है 110। ठीक, फिर बात आती है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का क्या मतलब होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि कोई भी न्यायाधीश, मान लो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम या उच्च न्यायालय का, अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब होता है ना कि इतने दिन तक आप काम कर रहे होते हो कहीं पे, तो फिर ये होता है कि यार कुछ दिन और हम रह सकते हैं क्या, है ना। जब आप मान लो रिटायर होंगे तो आपको भी यही होगा कि यार कुछ दिन तक चलो कलेक्ट्री और ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब अच्छे ढंग से। ठीक है, तो इतनी बातें बस आपको याद रखनी है। फिर आता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। आखिरकार जैसे आप देखते होगे ना, उच्चतम न्यायालय हमारा दिल्ली में ही है, तो कई बार क्या होता है कि जो दिल्ली में आपका है तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई इतनी दूर दिल्ली हमें कैसे आना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने प्रोविज़न किया है कि ठीक है, हम देश के किसी भी भाग में हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान तो दिल्ली घोषित किया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह राइट होता है कि वो उसके स्थान को कहीं और भी स्थानांतरित कर ले, लेकिन उसके लिए उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। अर्थात ये व्यवस्था वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य। ऐसा नहीं है कि मान लो मुख्य न्यायाधीश को लगा कि नहीं 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 अब दिल्ली नहीं, अब आगरा रखते हैं, अब दिल्ली नहीं अब हैदराबाद रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वैकल्पिक है, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे व्यवस्था रख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? यही कि उसकी जो नियुक्ति है, मैंने आपको बताया था ना, NJAC जो 99 अमेंडमेंट था उसको जब हटा दिया गया, रिवोक कर दिया गया, तो क्या आया कि उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रही। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय इस पे नियुक्ति से संबंधित प्रोविजन में बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो यही इसकी स्वतंत्रता की बात है। ये संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि संविधान का अभिभावक निम्न में से किसे कहा जाता है? आपको दे देगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। तो आप बता देना उच्चतम न्यायालय, ठीक है। नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, ठीक है, प्रधानमंत्री को या उच्च न्यायालय को, ठीक है। तो आप बताओगे साहब इनमें से कोई नहीं, उच्चतम न्यायालय यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऐसे आप भी याद रखिए, ये हर एक तथ्य पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब बात आती है इसकी नियुक्ति कैसे होती है, मतलब उच्चतम न्यायालय की जो निष्पक्षता है, स्वतंत्रता है, वो कैसे होती है, ठीक। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि कैबिनेट जो होती है, राष्ट्रपति, ठीक है, न्यायिक सदस्यों और अन्य लोगों के साथ में मिलकर सलाह करके करता है। कार्यकाल की इनको सुरक्षा प्राप्त है, अर्थात इनको आप बिना किसी अनुचित कारण के आप हटा नहीं सकते, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि हाँ इन्होंने ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया है, तभी आप वो कर सकते हो, है ना। तो अपनी मर्जी से आप नहीं हटा सकते हो, ठीक। और हटाने के लिए भी महाभियोग जैसा जटिल प्रोसेस है, ठीक। निश्चित सेवा शर्तें इनको प्राप्त हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये लाइन, इन्हें उनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता सिवाय वित्तीय आपातकाल के, मतलब जितनी भी इनको सेवाएं मिलती हैं वो जारी रहेंगी। अगर वित्तीय आपातकाल लग गया है तो भले उसमें ऊपर नीचे कर दिया जाए, वही बात है। जब देश में पैसा ही नहीं होगा तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी कटौती की जाएगी, ठीक है। संचित निधि से व्यय होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जितना भी मिलता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या कि ये तो आपको पता है संचित निधि संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, चर्चा की जा सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता और पेंशन संचित निधि से मिलता है भारत की। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है? राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन कहाँ से मिलती है? भारत की संचित निधि से, ठीक है। ये डिफरेंस है। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कभी भी बहस कर दो तो उसके ऊपर विशेषाधिकार का वो लगा देते हैं, ठीक है ना, कि न्यायालय की आपने अवहेलना की, ठीक। सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक। मान लो अगर आप सेवानिवृत्त हो गए न्यायाधीश, तो भारत में कहीं भी किसी न्यायालय प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। मोटे तौर पर एक बात बुद्धि लगाओ कि अगर मान लो 65 वर्ष की उम्र में आदमी सेवानिवृत्त हो गया तो कहाँ वकालत करेगा? रंजन गोगोई की तरह चला जाएगा राज्यसभा में, चुन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है कि बार बार आप एक ही काम थोड़ा ना करोगे, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना कि सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद को प्राप्त करने पर रोक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, मतलब संसद कोई नियम बना के ये नहीं कह सकती कि आज से सुप्रीम कोर्ट ना मूल अधिकारों के उल्लंघन की बातें नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो पावर उसको मिली है उस पावर को आप समाप्त या कम नहीं कर सकते, बशर्ते उसमें बढ़ा जरूर सकते हो, ठीक है। मतलब ये होता है ना कि कम मत करो, बढ़ा दो, ठीक। कार्यपालिका से पृथक है, इसमें बताने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उसमें जितने भी प्रोविजन होते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो एक बात मैं और बताऊंगा आपको, वो क्या, वो ये है कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑलरेडी आप जब पढ़ते हो ना, मैंने आपको क्या बोला था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका कानून बनाती है, विधायिका उसे जांचती है। अगर ये दोनों आपस में मिल भी जाए ना तो न्यायपालिका दोनों को रिव्यू कर सकती है, उसी को न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे, बट इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तब बात आती है यहाँ पे आपको इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस लाइन को भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी लाइनें हमेशा बनती हैं और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे गलतियाँ बहुत होती हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? वो ये कि भारत के संविधान और नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर है। तो आपको बिल्कुल सही बात, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्या ये अमेरिकी न्यायालय की तरह सर्वोच्च है? बिल्कुल भी नहीं, सर्वोच्च नहीं है। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च का मतलब कि इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्या लगाया जा सकता है? कौन? कार्यपालिका लगा सकती है, विधायिका लगा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है। अब आपसे इन पे क्वेश्चन जरूर पूछता है और 99% बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ वाला भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश, अपीली, सलाहकारी, अभिलेखनी न्यायालय, न्यायिक समीक्षा और अन्य शक्तियाँ।
न्यायिक समीक्षा तो मैं अगले टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा, मतलब इसी में। अभिलेखी न्यायालय एक लाइन का, सलाहकार आपको अच्छे से पता है, अपील भी अच्छे से पता है, न्यायाधीश भी पता है, मूल क्षेत्राधिकार 99% बच्चों को नहीं पता होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मूल का मतलब क्या हुआ? मूल का मतलब हुआ कि केवल और केवल ये पावर इसी के पास है, बाकी किसी के पास ये पावर नहीं है। मूल का ही दूसरा एक और वर्ड है प्रारंभिक अधिकारिता, एक और वर्ड है आरंभिक अधिकारिता। तो अगर आपको कहीं पे भी मूल दे दिया जाए, प्रारंभिक दे दिया जाए, आरंभिक दे दिया जाए, तो सबका मतलब एक ही है। इतनी बातें याद रखना। दूसरी बात ये भी याद रखना कि इसके अंतर्गत केवल 3 ही अधिकार आते हैं। कौन कौन से? उच्चतम न्यायालय संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। कौन सा विवाद हो सकता है? केंद्र व एक या अधिक राज्य। मतलब एक बात बताओ आप मुझे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके मध्य अगर लड़ाई हुई और स्टेट गवर्नमेंट का अगर हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा तो 100% श्योरिटी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही देगा। तो कौन सा व्यक्ति आना चाहिए? वो जो ना सेंट्रल का हो ना स्टेट का हो। तो वो कौन है हमारे देश में? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, जो ना उनसे मोहब्बत करता है और ना उनसे मोहब्बत करता, केवल संविधान से मोहब्बत करता। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। मतलब एक तरफ सेंट्रल हो, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो? कोई भी एक स्टेट हो, मान लो हरियाणा है, दिल्ली है, या कई सारे 2-3 और राज्य मिलकर वो केंद्र सरकार पे आरोप लगाए, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? मूल क्षेत्राधिकार के, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के, आरंभिक क्षेत्राधिकार के। ठीक है ना? तो इतनी बातें हम समझ गए। लास्ट है हमारा 2 या अधिक राज्यों के मध्य। ठीक है, मतलब अगर 2 स्टेट आपस में लड़ रहे हैं तो उनके मध्य भी जो डिस्प्यूट है उसे कौन सॉल्व करेगा? यही सॉल्व करेगा। अब अगर आ जाए 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपस में बगल बगल में है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये बातें आप समझ गए। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको ऑप्शन में दे दें कि केंद्र व व्यक्ति के मध्य का विवाद, तो गलत हो जाएगा। राज्य व किसी व्यक्ति के मध्य का विवाद, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य और नागरिक के विवाद की बातें नहीं सुनता है मूल क्षेत्राधिकार में। ध्यान देना, मूल क्षेत्राधिकार में केवल बड़ी बड़ी बॉडी सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट को सुनता है या स्टेट स्टेट के डिस्प्यूट को सुनता है। ठीक है, 2 में सेंट्रल के साथ है और 1 में सिंगल स्टेट के साथ। जैसे कावेरी नदी का विवाद है तो कई स्टेटों के मध्य का विवाद है, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ठीक है, हालांकि उसके लिए ट्रिब्यूनल है। ठीक है, अब यही होता है ना कि कई बार कंडीशंस बहुत अप्लाई हो जाती है। बच्चे कहते हैं सर कावेरी कैसे हो सकता है, वो थोड़ा ना सुनता है, तो भाई उसके लिए ट्रिब्यूनल है ना? तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है इसमें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय है किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्ति प्राप्त नहीं है। मे भी आपसे एक लाइन पे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऊपर पे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता से तात्पर्य है, टफ क्वेश्चन बनेगा और 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो आप कर लेना क्या कि मूल अधिकारिता से तात्पर्य का साफ मतलब यह है कि किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरणों के संदर्भ में 2 बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, विवाद ऐसा हो जिस पर विधिक अधिकार निहित हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात उसमें डिफाइन की गई हो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उसमें कोई बात कही गई हो, तो उसी विवाद को हम यहाँ पे तरजीह देते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात, इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न चिन्ह इसमें समाहित ना हो, मतलब पॉलिटिकल ना हो कि हाँ उनको सीएम बनाने से रिलेटेड कोई इशू है, वो बात नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ठीक है, मतलब संवैधानिक होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब मैंने अभी बताया ना, नागरिक नहीं है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार बता देता हूं, आप ऐसा सिनॉप्सिस बना लेना, उम्मीद है आपको याद रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अच्छा हाँ, पिछले वाले पार्ट में एक और गलती हुई थी। वहां पे क्या हुआ था, देवी जी ने मुझे बताया था, वो ये हुआ था जब मैं आपको विधेयकों के लैब्स के बारे में बता रहा था ना, तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि लोकसभा में अगर कोई विधेयक पारित हुआ है और लोकसभा विघटित हो गई है, राज्यसभा में नहीं पहुंचा, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसमें क्या बोल दिया था कि लोकसभा में विचाराधीन है
और राज्य लोकसभा में विचाराधीन है और विघटित, मतलब मैंने देखो क्या बोला था उसमें, रुको मैं बताता हूँ। मैंने विघटित शब्द मतलब उपयोग नहीं किया था, ये समझो कि पारित विधेयक विघटित, ये मैंने नहीं वहाँ पे यूज किया था, ठीक है। मतलब मैंने ये कहा था कि कोई विधेयक लोकसभा में आया है, विघटित हो गया है, ठीक है, और राज्यसभा के पास गया है तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, यही मैंने बोला था। तो उसमें विघटित लाइन भी थी कि कोई विधेयक लोकसभा में आया, पारित हुआ, लेकिन लोकसभा विघटित हो गई तो वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बातें याद रखना, बाकी तो पहले पढ़ा दिया था रिवीजन के मोड में, बस दिक्कत थोड़ी हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो क्या बताना चाहता हूँ, वो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखोगे। मैंने आपको बताया कि आप मूल क्षेत्राधिकार में क्या आएगा, केंद्र वर्सेस कोई स्टेट, ठीक है, केंद्र वर्सेस कोई यूटीज, कोई स्टेट, ठीक है, केंद्र वर्सेस 2 या 2 से अधिक स्टेट, ठीक है, फिर 2 से 2 अधिक स्टेट, ये हो गए, इतने लोग इसमें आएंगे, ठीक। अब ये ध्यान देना है सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होने चाहिए इशू, इसमें पॉलिटिकल जरा सा भी नाम मात्र का लेस ना हो कि फलाना पार्टी की बात है, वहाँ पे सरकार गिर गई, वहाँ पे ये हो गया, वो नहीं आएगा मूल क्षेत्राधिकार में, ठीक है। उसको अपील के माध्यम से आप लाओ। हाँ, नागरिक की जो बात है, नागरिक वर्सेस स्टेट, वो भी नहीं आएगा, नागरिक वर्सेस मतलब सेंट्रल, वो भी नहीं आएगा। और एक बात बताओ, नागरिक वर्सेस स्टेट कब होता है, जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं क्या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार शामिल है, तो नहीं। और मैंने जब टेस्ट में एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन दिया था तो अधिकांश बच्चों ने मूल क्षेत्राधिकार में मूल अधिकार को शामिल करा दिया था। तो अब आप समझ गए, गलतियां नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब बात आती है इस न्याय क्षेत्र में क्या क्या शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हो, कोई विवाद जो किसी पूर्व संधि, समझौता, प्रश्न विधा, सनद व अन्य समान संस्थाओं से उत्पन्न हो, कोई विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, ध्यान से देखना, अंतर्राज्यीय जल विवाद इसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए जैसे हो सकता है, लेकिन मैंने फिर एक और कंडीशन तुरंत बोल दी थी, किस लिए? क्योंकि उसमें ट्रिब्यूनल है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व हो जाता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल होगा, संविधान की व्याख्या से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट कर लेता है। आपको जब हम ट्रिब्यूनल्स पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि अगर संविधान के शब्द की व्याख्या की बात है तो इसमें किया जाता है, ठीक। वित्त आयोग के संदर्भ के मामले इसमें नहीं आएंगे, केंद्र राज्यों के बीच खर्चे व पेंशन के विवाद नहीं आएंगे, राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद नहीं आएगा, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई नहीं आएगी, ठीक है। तो इतने इशू नहीं आएंगे, ये भी आप याद रखना। हालांकि इनको क्या याद रखोगे भाई साहब, वही बस 3 ही याद रखो। हाँ, हो सकता है कि एक्सप्लेन में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि जब उधर क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो एक कदम थोड़ा यूपीएससी नीचे ही जाएगी, और नीचे ही जाएगी तो पक्का इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे इसे पढ़ लो, ठीक है। अब बात आती है उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है तथा नागरिक को अधिकार के बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि न्याय क्षेत्र के मामले में एक उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, जैसे मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी है वो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश क्षेत्राधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इशू को सुनना ही पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे इशू को सुनने से मना नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ऐसे इशू से सुनने को मना कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन होते हैं, ठीक। तो ये बात बस यहाँ पे दी गई है कि उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है नागरिक के अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, बल्कि उच्च जो न्यायालय है उसके लिए ऐसा नहीं प्राप्त है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक लाइन जो ये भी दी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। क्या क्वेश्चन ये आपको घुमा सकता है, क्या उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार है न्यायाधीश क्षेत्र का क्षेत्राधिकार क्या विशेषाधिकार है? मतलब विशेषाधिकार का मतलब क्या केवल फंडामेंटल राइट का वायलेशन के संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं? तो नहीं साहब, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट मना भी कर सकता है, ठीक। तो वही बात है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए फिर बात आती है यहाँ पे क्या कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारियों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायाधीश जारी कर सकता है। ध्यान देना, मतलब फंडामेंटल राइट के संदर्भ में न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार है, नॉर्मल का नहीं है।
यानी कि रिट जारी करने का, जबकि दूसरे संदर्भ में उच्च न्यायालय न केवल इसके संदर्भ में मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी वो रिट जारी कर सकता है। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है न्यायाधीश के संदर्भ में, रिटों के संदर्भ में, वो कम है किसके? उच्च न्यायालय के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एससी वर्सेस एचसी, माने कि हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में एससी को ज्यादा पावर प्राप्त हैं, ज्यादा व्यापक क्षेत्र प्राप्त हैं रिटों को लेकर। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अपीली क्षेत्राधिकार क्या, अच्छे से आपको पता है कि नीचे से अपील की होती है ना, संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, आपराधिक। दीवानी का मतलब प्रेम प्रसंग वाले नहीं, ठीक है ना। पहले मैं भी यही समझता था दीवानी मामले क्या होते हैं। तो मैंने एक दिन पिताजी से पूछा कि भाई दीवानी मामले, आज की बात नहीं है, मतलब बहुत समय पहले, लगभग 2008 के समथिंग के आसपास मैंने पिताजी से पूछा कि दीवानी में क्या प्यार मोहब्बत के मामले होते हैं और फौजदारी में क्या फौज की लड़ाई से होते हैं। तो उस समय पिताजी बोलते हैं यार तुमको ये भी नहीं पता है। मैंने कहा अच्छा बताओ आप कौन सा मुकदमा लड़ रहे हो? बोले मैं दीवानी के मामले लड़ता हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई आप दीवानी के मामले लड़ते हो? तो मैंने कहा सही है ना। तो वही होता है दीवानी फौजदारी। दीवानी का मतलब क्या होता है? जो भी जमीन जायदाद से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड मामले होते हैं उनको दीवानी बोलते हैं। जो आपराधिक या फौजदारी उनको बोलते हैं जिनमें लड़ाई झगड़े शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। चलिए बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, दीवानी मामले कितना रुपया है आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किस तरीके की सजा देगा ये नहीं पूछेगा। बच्चे इसी को पढ़ पढ़ के बेचारे पागल रहते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। अब बात आती है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, जब भी कोई, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इसमें आपको बोला था कि एक न्यायविद होना चाहिए प्रख्यात राष्ट्रपति की नज़र में। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी राष्ट्रपति को क्या होता है ना, सलाह चाहिए होती है। ठीक, तो सलाहकारी के लिए वो एक न्यायविद की जरूरत होती है। ठीक, हालांकि उसके पास महान्यायवादी होता है, लेकिन महान्यायवादी सलाह उतनी नहीं दे पाता अच्छी जितनी अच्छी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दे पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किस चीज पे? सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर कोई विधिक प्रश्न उठे उस पर, किसी पूर्व संधि, संवैधानिक संधि, समझौता या प्रसन्न विदा या सनद पे। अब आप में से कई सारे बच्चों को इनमें शब्द ही नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, समझौता तो आप जानते हो ना, कोई एग्रीमेंट किया था। संधि भी आप जानते हो, किसी देश के साथ कोई ट्रीटी हुई थी, जैसे सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, सनद का मतलब क्या हुआ? सनद आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि एक प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, कि हाँ ये पर्सन या ये चीज हमने आपसे वादा किया है, तो उस तरीके का सनद उसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें क्या है। तो जो पहला है उसके बारे में देखो, पहले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। मतलब सार्वजनिक महत्व के मामलों से रिलेटेड अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये अनुमति है कि वो दे या ना दे। मतलब मन है तो दे दिया, नहीं मन है तो नहीं देगा। लेकिन अगर दूसरे मामले में अगर संधि से, समझौते से रिलेटेड कोई इशू है और उस पर अगर राष्ट्रपति सलाह मांग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी सलाह देना अनिवार्य है। ठीक है, अब दोनों की खास बात समझना, दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का जो मत है वो सिर्फ सलाहकारी है, अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो माने चाहे तो ना माने। इतनी बातें यहाँ क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, कि ये तो गया यहाँ पे, लेकिन जब यूपीएससी को हटाने, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने से संबंधित जब कोई बात होती है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर सलाह दी है तो राष्ट्रपति मानने के लिए फिर बाध्य है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, क्योंकि वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक, बाकी जब यूपीएससी पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये आपको। ठीक, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? सिंपल सा आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, अभिलेख न्यायालय से आशय है। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, अभिलेख का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई चीज लिखी जाए, तो हर एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का लिखा जाए, लिपिबद्ध किया जाए किसी भी केस को लेकर, तो हम उसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि पुट्टा स्वामी वर्सेस केस में निष्ठा के अधिकार की बात की गई है, तो अतः आपने निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया है, तो इसलिए आपको सजा याफ्ता 15 साल की सजा होती है। तो उसने बेस किसको बनाया? पुट्टा स्वामी को। क्यों बनाया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने पहले दिया था।
जब भी बेसिक स्ट्रक्चर का कोई उल्लंघन करेगा तो क्या कहा जाएगा कि केशवानंद भारती केस में हमने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना को परिभाषित किया था और आपने संविधान में दी गई इस विधि का उल्लंघन किया है, अतः आपकी इन सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए आपकी इस सरकार को 3 साल के लिए इनवैलिड करार दिया जाता है। ऐसा कर सकती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। फायदा क्या होता है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया पुट्टा स्वामी का, जैसे मैं आपको छोटा सा एक वर्डिक्ट बताता हूँ। अभी जो इशू हुआ था मैडम साहिबा ने जो दिया था, जज जिनकी बड़ी आलोचना हुई थी, तो उनका क्या वर्डिक्ट था? हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लेकर, हाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्डिक्ट आया था, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो ये वर्डिक्ट है, ये वास्तव में आपका इंदिरा साहनी के केस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो और भी कई सारे केस हैं इसमें। तो इसमें क्या था कि एक देवी जी थी, वो क्या थी कि गोवा के बीच के किनारे नग्न, मतलब बिना कोई बिकनी पहने, बिना कोई कपड़ा पहने ऐसे ही घूम रही थी। तो देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। आप जब एक्सट्रीम करते हो तो उसकी भी अपनी लिमिट होती है। आपको कपड़े कितने पहनने हैं, ठीक है, इसके बारे में संविधान नहीं बताता है, ठीक है, कि मान लो आप चाहे पूरा कपड़ा पहनो, चाहे आधा पहनो, चाहे जो पहनो, लेकिन अगर आप कपड़े नहीं पहनते हो तो इसके बारे में जरूर कहता है, ठीक है। मतलब कपड़े कम पहनो, संविधान आपको नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आप नंगे घूमोगे तो संविधान जरूर रोक देगा। क्यों? क्योंकि इससे अन्न की डिग्निटी प्रभावित होती है, अन्न का व्यक्तित्व प्रभावित होता है, अन्न का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो उसमें यही हुआ था कि एक देवी जी ने गुजरात के गोवा बीच में नग्न अवस्था में ऐसे ही टहल रही थी बीच के किनारे। तो वहां के लोकल लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी। जब वो केस हाई कोर्ट में गया तो उनके वकील ने ये दलील दी कि भाई साहब, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब हमारी देह है, हमारा शरीर है, हम चाहे इसको कपड़ों में रखें, तन को ढक कर रखें या बिना तन को ढके रखें, हम ओपन घूमें, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो वहां की जज साहिबा ने कहा कि प्रभु, आपकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरों की नैतिकता प्रभावित ना हो। आप बिकनी पहन के घूम सकते हो लेकिन नंगे नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि ये इंदिरा साहनी वर्सेस केस में हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखा था। तो ये ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो वही बात है, अन्य उनके डिसीजंस को स्टोर करके रखा जाता है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी याद हो गया इतनी बातें। न्यायालय की अवमानना सिविल व आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन, उसका वितरण, मान लो कई बार होता है ना, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने राफेल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जज की वर्डिक्ट को कटिंग करके पेश कर दिया था, थोड़ा सा उसका वो लेके, तो उस पर विवाद हो गया था, तो उसमें न्यायिक अवहेलना का उन पर केस लगा था। न्यायिक समीक्षा की बात, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की बात है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, एक्ट जब बन जाता है संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो उस एक्ट की जांच करना, कहीं इसने बेसिक स्ट्रक्चर या कहीं इसने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट का उल्लंघन तो नहीं किया है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या आशय है? तो उसका सामान्य सा आशय दिया था, किसी भी विधेयक की संवैधानिकता की जांच करना। तो आप बता देना कि हाँ साहब जांच करना। बाकी अभी डेप्थ में मांगे थोड़ा पढ़ेंगे कि कितना डेप्थ में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। संवैधानिक व्याख्या मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। आपसे साधारण सा एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या अंतिम व्याख्याकर्ता होता है? तो आप कहोगे साहब बिल्कुल होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना, बाकी कोई लाइन आपके लिए उपयोगी नहीं है। अन्य शक्तियाँ क्या हैं? अब ध्यान देना, अन्य शक्तियाँ क्या हैं? ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा करता है। इस संदर्भ में मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसकी चुनाव की प्रासंगिकता को कौन चेक करता है? चुनाव आयोग नहीं, कौन? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय, ठीक है। यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है। यदि वह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति को हटाने की सिफारिश कर सकता है, और ये जो सिफारिश दी गई वो बाध्य है। ध्यान दिए, इससे पहले मैंने बोला था कि बाकी चीजों में बाध्यकारी राष्ट्रपति नहीं है, चाहे सार्वजनिक मामले की बात हो या संधि से रिलेटेड बात हो, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति बाध्यकारी है। समझ गए?
फिर बात क्या है, अपने स्वयं के मामले के फैसले की समीक्षा कर सकता है। आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि हाई कोर्ट की जज थी वो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी आपने कई बार डिसीजन ऐसे सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना ही वर्डिक्ट दिया है और उसको बाद में एलिमिनेट किया है। जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया था बेरूबाड़ी मामले में, ठीक है, और बेरूबाड़ी के बाद जब उसने केशवानंद भारती केस आया तो उसमें चेंज कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, यहाँ तक कि उद्देशिका के अपने डिसीजन को ही बदल दिया, ठीक है। या आप देखते होंगे अभी जब विवाद हुआ था इसका राम मंदिर को लेकर, ठीक है, उसमें भी डिसीजन में चेंजेस आए थे, ठीक। और एक बात और बताएं आपको, संविधान में अगर 5 जज बैठकर अगर कोई बात वो करते हैं तो उसको बोलते हैं संविधान पीठ, ठीक है। उसमें 5 होते हैं, फिर उसके बाद 11 होते हैं, 7 होते हैं, 13 होते हैं। तो जितने ज़्यादा, देखो एक बात और बताएं यहाँ पे, समझना एक चीज़ और, जैसे मान लो कोई भी जजमेंट आज सुनाया गया, मान लो आज जजमेंट सुनाया गया कि श्री IAS एकेडमी के ऑनर को फांसी की सज़ा दी जाए, सपोज करो फांसी की सज़ा दी जाए, ठीक है। 5 जजों ने डिसीजन सुना दिया, आप लोग सब लोग भावुक हो गए, आप 400 के 400 लोग फिर गए सुप्रीम कोर्ट, फिर आपने अपील की कि नहीं सर वो फांसी उसको मत दो, एक काम करो पहले उसको उल्टा टांगो और फिर उल्टा टांग के उसको डंडे मारो और डंडे मारने के बाद फिर फांसी लटकाना। तो इन जजों ने जब सुनवाई की ना, और इनको जब ये डिसीजन बदलना होगा तो 5 से नहीं बदला जाएगा, फिर इसके लिए 7 जज लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो उन्होंने बदल दिया, लेकिन तभी आप में से कोई देवी जी निकल कर आई, नहीं 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 ये तो गलत बात है, ऐसी सजा मत दो, एक काम करो पहले इनको 3 दिन तक धूप में ऐसा ही रखो, फिर उसके बाद इनके ऊपर डंडे चलाओ, फिर इनको मतलब फांसी पे लटकाओ, ठीक है। तो ये जो डिसीजन आएगा वो कौन करेगा, 11 जजों की, समझ रहे हो, मतलब बार बार डिसीजन चेंज करने के लिए संविधान की पीठ को भी बदलना पड़ेगा, जजों की संख्या को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे सर आप ऐसा सोचते हो अपने बारे में, हम लोग तो कभी आपको ऐसा नहीं सोचते हैं फांसी दिलाने के लिए, फलाना कराने के लिए, तो हमें भी पता है आप नहीं दिलाते, लेकिन अब हम आपको अगर कहते तो आप में से कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, बताओ सर अभी ज़िंदगी जीना है, भविष्य पूरा देखना है, ज़िंदगी गुजारनी है, आप भी मतलब मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो वही बात है, इसलिए अपने बारे में कह दिया। और वैसे भी अपने बारे में भी बुराइयां करते रहना चाहिए, अच्छाइयां तो सभी तारीफ करते हैं ना, कुछ बुराइयां भी तो लोगों को बताओ। उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को मंगवा सकता है, उनका निपटारा कर सकता है, ठीक है। किसी भी लंबित मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अच्छा एक बात बता सकते हो, ईमानदारी से बताना, इस चौथे पॉइंट को रिटों के संदर्भ में क्या नाम दिया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, प्रतिषेध, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस चौथे पॉइंट को आपकी नज़र में क्या कहा जा सकता है, ठीक। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी, मतलब ये जो भी कानून बनाएगा, ठीक है, वो सभी कानून पूरे देश में लागू होंगे, सभी कोर्ट्स उन नियमों को फॉलो करेगा, मतलब कोई खाप पंचायत बन के नहीं आ जाएगा, ना ना जी हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने, है ना, तो ये नहीं होगा भाई, मानना पड़ेगा। अगर उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को आप मतलब वो नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं 3 तलाक खत्म तो खत्म, फिर आप ये मत कहना कि नहीं अल्लाह की किताब में लिखा हो, वैसे भी अल्लाह ने कहीं नहीं कहा है। सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य हमारे देश में 2 ही चीज़ों का रहा है, पहला एक तो वेदों की पुनर्व्याख्या करने वाले लोगों ने गलत ढंग से प्रेजेंट कर दिया, किसी ने अपना राम बना लिया तो किसी ने अपना रहीम बना लिया, ठीक है। रही बात अल्लाह के संदर्भ में, तो किसी ने मोहम्मद को किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया तो किसी ने किसी तरीके से कर दिया, किसी ने फतवा जारी कर दिया तो कोई कुछ बन गया, कोई असदुद्दीन ओवैसी बन गया इस्लाम में, तो कोई APJ अब्दुल कलाम बन गया। ये आप पे डिपेंड करेगा ना, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो यही चीज़ हम कहते हैं कि ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहते हैं या अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं। इस्लाम दोनों ने पढ़ा था, और मुझे जहाँ तक लगता है जितना इस्लाम का फॉलो कलाम ने किया होगा उतना असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं किया होगा। तो इस्लाम की अगर प्रेरणा लेनी है तो कलाम से लो, ठीक है। धर्म की अगर हिंदुत्व की अगर प्रेरणा लेनी, जटिल हिंदुत्व की जिसको बोलते हैं ना हिंदुत्व भी, वो भी प्रचंड, तो अटल बिहारी वाजपेयी से लो, जिसमें मधुरता भी थी, शालीनता भी थी, सम्मान भी था और लोगों के प्रति एक तरीके की सहिष्णुता भी थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिसको पता था यार पाकिस्तान नहीं मान रहा है, फिर भी लाहौर यात्रा, तो ये होना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों में समझो, जो दुश्मन का भी सम्मान करे। जैसे मैं कल एक देख रहा था, मेरा मतलब फेवरेट प्लेयर है
मेरा आइडियल भी है, मेरा फेवरेट प्लेयर भी है, लियोन मेसी के बारे में। तो लियोन मेसी इस समय आपको पता होना चाहिए कि पेरिस पीएसपी स्पोर्ट की तरफ से अब खेलने वाले हैं। अभी तक बार्सिलोना क्लब से खेलते थे। तो जब वो पीएसपी में गए, मतलब पेरिस में टीम में गए, ठीक है, तो पेरिस टीम में उनका सबसे बड़ा धुरंधर मतलब दुश्मन, ठीक है, जो कि उरुग्वे टीम का था, ठीक है, वो उसी टीम में। कल दोनों गले मिले, और जबकि दोनों सबसे बड़े जस्ट अपोजिट। तो उसमें एक बहुत बढ़िया एक बात बोली जा रही थी कि कभी भी आप किसी से दुश्मनी इतनी करना कि बाद में दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे। समझ गए? जिंदगी में किसी से भी इतनी दुश्मनी करना, इतनी लड़ाई करना कि लास्ट में दोस्ती की गुंजाइश कम से कम बनी रहे। मतलब इतना भी अपमान मत कर देना कि दोस्ती भी खत्म हो जाए। जब आप मिलो तो ये लगे कि हाँ, खेल के मैदान में लड़े थे यार, पर्सनल लाइफ में तो सभी अच्छे थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी खेल के मैदान में मतलब पॉलिटिक्स में कितने भी लड़ सकते थे, लेकिन आंतरिक रूप से बिल्कुल पवित्र थे। ठीक है, जैसे आप मतलब शशि थरूर जी को और ओम प्रकाश बिरला जी को, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको देखिएगा, खेल वैसे चुनाव में खूब एक दूसरे को गालियां सुनाएंगे, लेकिन जब सम्मान की बात आएगी तो वही ममता बनर्जी का सम्मान करेंगे नरेंद्र मोदी जी, उसी मोदी जी का सम्मान करेंगी ममता बनर्जी, रिसीव करेंगी, है ना। और वोट में खूब फिर ओ दीदी ये चलेगा। तो ये होना चाहिए, क्यों? क्योंकि भारत संवाद से बना है, भारतवाद से बना है। भारत में वाद विवाद और संवाद चलता है, ठीक है। तो वही आप में होना चाहिए और ये सीखना चाहिए। इस्लाम इतना कट्टर नहीं जितना कट्टर दिखा देते हैं लोग, और हिंदुत्व तो इतना भी कट्टर नहीं है जिसमें दिखा दिया जाता है। कभी जिंदगी में अगर मौका मिला तो बताएंगे राम के बारे में, क्या क्या राम है क्या, ठीक है, कभी मौका मिलेगा। मतलब जब ये सारी क्लासेस आपकी कवर हो जाएंगी ना, एथिक्स में तो जरूर ही बताएंगे, उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं। राम बुद्ध को तो सबको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है सभी न्यायालयों पंचायतों के क्रियाकलापों पर इसका नियंत्रण है। पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत का मतलब यही होता है प्रकाशन, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भारत पत्र में, भारत का जो राजपत्र यानी भारत का जो गजट है उसमें प्रकाशित करना, तो वही बात है पंचायत से संबंधित, ठीक है। संसद इसके कानून की शक्तियों को बढ़ा सकती, मतलब इसके क्षेत्र को विस्तारित कर सकती, कम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अंतर है, इस अंतर को देख लो अमेरिका में और भारत में, तो आपसे क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है, ठीक। क्या है अंतर? भारतीय जो उच्च न्यायालय है इसका वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है। अमेरिकी उच्च न्यायालय न केवल संघीय मामलों में बल्कि नौसेना, समुद्री व राजदूतों के मामलों में भी है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उच्च न्यायालय क्या नौसेना के या समुद्र के, मतलब मिलिट्री के या नेवी के या जो भी हमारे आर्मी के इशूज होते हैं उनको डील कर सकता है? तो नहीं डील करता है, ठीक है। इसके अपीली न्याय क्षेत्र में संवैधानिक, जन अधिकार व आपराधिक मामले सभी आते हैं। इसके अपीली क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामले आते हैं। मतलब आपराधिक मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय नहीं है, वहाँ का उच्च न्यायालय जो स्टेट का है वो देखता है, ठीक है। इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें किसी मामले से संबंधित किसी न्यायालय के फैसले सैन्य न्यायालय को छोड़कर उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। इसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ये सलाहकारी न्याय क्षेत्र है, इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं। मतलब ये वहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट को सलाह नहीं दे सकता, ये दे सकता है। इसके न्यायिक समीक्षा के अवसर सीमित हैं, इसके न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र व्यापक हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, जैसे मंत्री सलाह देता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, तो उसकी आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। पर सीमन आयोग की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सबकी की जा सकती है। ये विधि द्वारा कार्रवाई के तहत अधिकारों की रक्षा करता है, ये विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकों की रक्षा करता है। विधि द्वारा कार्रवाई का मतलब कानून में जो लिखा है उसी के तहत रक्षा होगी। कानून में नहीं है तो उसकी फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी, ठीक है, उस पर कोई दूसरे केसेस इम्पोज किए जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें चेक किया जाता है कि कानून में नहीं भी है तो भी हम उसे सजा देंगे, लेकिन विधिवत प्रोसेस के अंतर्गत, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। इसकी न्याय क्षेत्र व न्याय शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसकी न्याय क्षेत्र व शक्तियां संविधान द्वारा उल्लिखित हैं और सीमित हैं। मतलब इसमें जितना लिख दिया गया कि पानी पीना जुर्म नहीं है तो नहीं है, इसमें अमेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षण का अधिकार है, सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। सिंपल सी बात है, ऊपर बिग बॉस बन के रहता है तो नीचे का तो नीचे रहने वालों का तो निरीक्षण करेगा ही करेगा, ठीक है। इसमें दोहरी या विभक्त न्याय व्यवस्था के कारण इसके पास कोई शक्ति नहीं। दोहरी न्यायपालिका मतलब उच्च हाई कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अपना अलग है, ठीक है।
तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, तो ये विधिवत प्रक्रिया और विधि द्वारा कार्रवाई ये भी आपका क्लियर हो गया। कानून को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ पे प्रोसीजर अपनाया जाता है कि किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा कानून इम्पोज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब बात आती है न्यायिक समीक्षा के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, ठीक है, वही आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। पहली बात, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल सही। मारबरी बनाम मेडिसिन विवाद में इसको सुलझाया गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, खास बात क्या है ये ध्यान देना, खास बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता, अर्थात इसे आप चेंज नहीं कर सकते, अर्थात ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के संशोधन के द्वारा भी ना तो कम की जा सकती है और ना ही उसे हटाया जा सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? किसी भी अधिनियम, किसी भी कार्यपालिकी आदेश, उसकी संवैधानिकता की जांच करना वास्तव में न्यायपालिका या न्यायिक समीक्षा कहलाती है। ठीक है, क्या ये राज्यों की भी कर सकती है? बिल्कुल साहब, केंद्र हो या राज्य हो, सबकी न्यायिक समीक्षा होगी, है ना। स्क्रूटनी करना कि भाई तुम कहीं डिक्टेटरशिप तो स्टेब्लिश नहीं कर रहे, इसीलिए देखना इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि यहाँ न्यायपालिका बहुत मजबूत है। पाकिस्तान में इतनी न्यायपालिका मजबूत नहीं है, म्यांमार में इतनी न्यायपालिका मजबूत नहीं है। ठीक है ना, तो ये बातें होगी। न्यायिक समीक्षा की इंपॉर्टेंस क्या है, आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये दे देगा, ओके दे देगा उपयुक्त सभी, तो आप बता देना सभी हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखती है, संघीय संतुलन को बनाए रखती है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा बाबूजी। ठीक है, बात आती है क्या न्यायिक समीक्षा के लिए संविधान में कहीं कुछ कहा गया? तो बिल्कुल भी नहीं। न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने और हाई कोर्ट ने इसे डिफाइन किया, जैसे आर्टिकल 13, 32 इनमें डिफाइन किया गया। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, याद नहीं रखना, ना ही आपसे पूछा जाएगा। अब बात आती है किसी विधायी अधिनियम कार्यपालिकी आदेश की संवैधानिकता की जांच को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, किसी के मूल अधिकार का वायलेशन किया गया हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। उस प्राधिकार की सक्षमता से बाहर हो जिसने से बनाया, मतलब कोई कानून बना दिया कार्यपालिका ने, तो वो कानून जबकि उसके बनाने की अथॉरिटी में आता नहीं है लेकिन उसने बना दिया, जैसे NJAC। ठीक है, वो उसके अथॉरिटी में था ही नहीं। संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, मतलब मान लो सपोज करो, आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी बताता हूँ कैसे आएगा। आपसे मतलब ये दे देगा कि मान लो संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये प्रतिकूल है, तो इसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 3 को भाग 5 से बदल दे, उसको परिवर्तित कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो इसके संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, इसे यथावत रहने दिया जा सकता है। तो आप कहोगे साहब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये तो सीधे सीधे कानून की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो गया ना। 3 को आपने 4 में ले गए, 3 में जो बातें हैं फंडामेंटल राइट वो सारी अप्लीकेबल होती हैं, उसमें कोई ऐसा रूल है ही नहीं, तो ये चीज़ें नहीं होगा। एक बार यूपीएससी ने शायद CDS या CAPF के क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर बात आती है 9वीं अनुसूची के संदर्भ में। कई बार आपने सुना होगा, इस बार यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड पे थी, तो 1951 में जब आई ही थी तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये बातें पता हो। खास बात क्या है इसके बारे में कि RR कोहलो मामले में, ये यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कोहलो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी भी न्यायिक समीक्षा अगर करनी है तो 9वीं अनुसूची के विषयों पर हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। पहले क्या होता था, आप लोगों ने भी कई बार मुझे बताया कि 9वीं अनुसूची के बारे में सर समीक्षा नहीं हो सकती, हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता यही था कि सरकार कोई भी कानून बनाती थी भूमि से संबंधित, उसको सबको डाल देती थी 9वीं अनुसूची में और उसकी न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती थी। तो इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में डिसीजन दिया कि भाई हम आपकी हर एक चीज़ की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है,
तो केशवानंद भारती केस आपने ऑलरेडी पढ़ा था, वहाँ पे ये बातें कही गई थी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल थे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने एक तरीके से संघीय व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो होगी राज्य विधायिका के संदर्भ में। ठीक है, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके बारे में आएगा तो हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो जब इनको हम कवर कर लेंगे फिर हमारे जो भी आर्टिकल शेष रह जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो भी हमारी कवर हो जाएंगे। अर्थात लगभग हमारे 5 से 6 पार्ट और आएंगे और फिर हमारी ये पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी और उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।